हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस चैप्टर की 5वां वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 4 साझेदारी का पुनर्गठन है। उसमें हमने पिछले 3 लेक्चर से हम ये देख रहे थे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बट क्वेश्चन के अंदर भी थियरी 3 मार्क्स के आते हैं। उस 3 मार्क्स मतलब ऐसा आता है कि कभी क्वेश्चन आता है अथवा उसके बदले में थियरी आते हैं। यदि थियरी आए तो उसको हमको कैसे लिखना है, किस तरह सॉल्व करना है, उसको हम सीख लेते हैं आज। तो सबसे जो मेन टॉपिक इन थियरी में वो है पुनर्मूल्यांकन खाते की असर। हमको पता होना चाहिए कि पुनर्मूल्यांकन की खाते की असर कहाँ कहाँ पे और किस तरह से लिखा जाता है। तो आपको सबको पता है कि हर खाता के 2 पक्ष होते हैं, एक तो उधार पक्ष होता है और दूसरा कौन सा, जमा पक्ष। सेम इसी में भी 2 पक्ष होते हैं, एक उधार पक्ष होता है, दूसरा जमा पक्ष होता है। अब उधार पक्ष की बात करें तो उधार पक्ष में जब खर्च या नुकसान हो, यदि कंपनी को खर्च हो रहा हो या किसी प्रकार का नुकसान हो, तो हम पुनर्मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे। और जमा पक्ष, यदि कंपनी को किसी भी प्रकार का लाभ हो या कोई भी संपत्ति या दायित्व से उपज हो रहा हो, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि फर्नीचर पहले 50,000 का था, पुनर्मूल्यांकन के समय वो 40,000 का हो जाता है। पहले 50,000 का था और पुनर्मूल्यांकन के समय कितने का हो जाता है, 40,000 का हो सकता है। तो आपको यहाँ से अंदाजा हो रहा है, पहले 50,000 का था, अब 40,000 हो गया, तो कंपनी को क्या हो रहा है, 10,000 का नुकसान हो रहा है। अब मैंने आपको पहले ही बोला कि उधार पक्ष में क्या लिखते हैं, खर्च या नुकसान हो रहा हो तो उधार पक्ष में लिखते हैं। सेम यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में, तो यहाँ पे मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि संपत्ति में क्या हो रहा है, संपत्ति में कमी हो रहा है। जब संपत्ति में कमी हो रहा हो तो उधार पक्ष हम कहाँ पे लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन में। इसलिए उसका रोज नाम हो जाएगा कि पुनर्मूल्यांकन खाता उधार वो संपत्ति खाते का। तो यहाँ पे संपत्ति क्या है, फर्नीचर है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फर्नीचर खाते का। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे 10,000 का नुकसान हो रहा है, तो 10,000 उधार पक्ष में। और फर्नीचर एक प्रकार का संपत्ति है, और संपत्ति का रूल्स पता ही है, ये आए तो उधार और जाए तो जमा। तो मतलब एक प्रकार से संपत्ति कम हो रहा है, जा रहा है, इसलिए फर्नीचर खाता क्या हो गया, जमा में आ गया। ओके, चलिए एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मकान की कीमत पहले 2 लाख था, अब वो बढ़कर 2,50,000 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, संपत्ति में क्या हो रहा है, मकान हमारा क्या है, कंपनी के लिए संपत्ति है, और यहाँ पे संपत्ति में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। वृद्धि हो रहा है ना, क्योंकि 2 लाख था और फिर पुनर्मूल्यांकन के समय 2,50,000 हो गया। अब सेम यदि वृद्धि हो रहा है तो एक प्रकार से कंपनी को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, हाँ लाभ हो रहा है। तो मैंने आपको बोला था यदि लाभ या उपज हो तो उसकी खाता हम कहाँ पे लिखेंगे, जमा में लिखेंगे। इसलिए जैसे यहाँ पे उधार में पुनर्मूल्यांकन खाता लिखे थे, कब, जब संपत्ति में कमी हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, संपत्ति में वृद्धि हो रहा है, इसलिए हम पुनर्मूल्यांकन खाते किस ओर लिखेंगे, जमा की ओर लिखेंगे। तो पहले मैं जमा की ओर लिख लेता हूँ कि पुनर्मूल्यांकन खाते का, और कितने रुपए का कमी हो रहा है, 2,50,000 में से 2 लाख माइनस करो तो 50,000 रुपए का वृद्धि हो रहा है। अब उधार पक्ष की हम बात करते हैं। उधार पक्ष में संपत्ति में वृद्धि हो रहा है, तो संपत्ति का रूल्स क्या है, आए तो उधार और जाए तो जमा। तो देखो पहले 2 लाख का था, 2,50,000 हो गया, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 50,000 हमारे पास आ रहा है, तो हम संपत्ति खाता में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, उधार में लिख देंगे। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मकान खाता उधार पुनर्मूल्यांकन खाते का। इन शॉर्ट इन 2 एग्जांपल्स हमको ये पता चल रहा है कि यदि संपत्ति में कमी हो तो पुनर्मूल्यांकन खाता हम कहाँ लिखेंगे, उधार में, और यदि संपत्ति में वृद्धि हो तो हम क्या कहाँ पे लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन कहाँ पे लिखेंगे, जमा में लिखेंगे। ओके, इतना आया आप सभी को। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे संपत्ति में कमी वृद्धि होता है, वैसे हमारे दायित्व में भी कमी वृद्धि हो सकता है। दायित्व में, अब दायित्व का मीनिंग पता है, ऋण होता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से दायित्व का भी हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि कंपनी किसी को कोई एक लेनदार है
मतलब किसी को 50,000 रुपये चुकाने वाला था, लेकिन अब बहुत साल के बाद उसके ब्याज के साथ अब अमाउंट जो है 50,000 से 60,000 रुपये अब चुकाना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी से 50,000 रुपये लिया था, लेकिन अब ब्याज के साथ उसको 60,000 रुपये चुकाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दायित्व में कमी हुआ या वृद्धि हुआ? तो यहाँ पे दायित्व में वृद्धि हुआ, क्योंकि पहले 50,000 चुकाने वाले थे, अब 60,000 चुका रहे, तो दायित्व में वृद्धि हुआ। अब दायित्व में वृद्धि होने से कंपनी को क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा? इन कॉमन सेंस की बात है कि 50,000 पहले किसी को चुकाने वाले थे, अब 60,000 चुकाएंगे, तो इन शॉर्ट क्या होने वाला है, हानि होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यदि खर्च या नुकसान हो रहा है तो किसको लिखेंगे, उधार और लिखेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, उधार की ओर क्या लिखोगे, पुनः मूल्यांकन खाता। यस, पुनः मूल्यांकन खाता उधार, और दायित्व का नाम क्या है, लेनदार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेनदार खाते। आया समझ में? 50,000 चुकाने वाले थे, बट इन शॉर्ट 5 साल के बाद उसके ब्याज के साथ हम 60,000 यदि चुका रहे हैं, तो हमारे दायित्व में वृद्धि हो रही है। यदि दायित्व में वृद्धि हुआ तो कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस खाते क्या हो जाएगा, उधार। इसलिए यहाँ पे मैंने उधार बॉक्स में लिखा कि पुनः मूल्यांकन खाता उधार, और लेनदार खाते का, लेनदार हम जिसको चुकाने वाले हैं। चलिए और दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी लेनदार से हमने 60,000 रुपये का कुछ गुड्स खरीदा है, कोई वस्तु खरीदा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो ऐसा बोल रहे हैं कि 60,000 आप चुका नहीं पा रहे, तो कोई बात नहीं, हमको 40,000 ही दे दो, 20,000 मैंने माफ कर दिया, चलो। अब यहाँ पे लेनदार हमारा दायित्व है, 60,000 पहले चुकाने वाले थे, बट अब हम उसको कितने रुपए चुकाने वाले, 40,000 रुपये चुकाने वाले। तो आप यहाँ पे देखो कि दायित्व में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है? हाँ, यहाँ पे दायित्व में कमी हो रहा है। हमारा दायित्व था कि उसको हम 60,000 चुकाने वाले थे, लेकिन अब कितना चुकाएंगे, 40,000 चुकाएंगे, मतलब दायित्व में 20,000 का कमी हो रहा है। यदि दायित्व में कमी हो रहा है तो हमें लाभ होगा या हानि होगा? यस, लाभ होगा, बिकॉज पहले 60 चुकाने वाले थे, अब उसको 40 चुका रहे, तो 20,000 हमको लाभ हो रहा है। और मैंने आपको बोला था यदि लाभ हो तो पुनः मूल्यांकन खाता क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जमा की ओर क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते का। तो उधार की ओर बचा, उधार की ओर हम क्या करेंगे, दायित्व का नाम लिखेंगे। दायित्व यहाँ पे क्या है, लेनदार, तो यहाँ पे लेनदार खाता उधार। और कितने रुपए दायित्व कम, 20,000 रुपए, यहाँ पे अमाउंट कितना लिखेंगे, 20,000 रुपए। ओके, और यहाँ पे भी 10,000 में वृद्धि हुआ तो अमाउंट आप 10,000 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इन 4 एग्जाम्पल से 2 एग्जाम्पल संपत्ति का है और 2 एग्जाम्पल दायित्व का है। जो 2 एग्जाम्पल संपत्ति का है, वापस में बोल रहा हूँ, यदि संपत्ति में कमी हो, तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार, संपत्ति में वृद्धि हो तो पुनः मूल्यांकन खाता जमा, दायित्व में वृद्धि हो तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार, और दायित्व में कमी हो तो पुनः मूल्यांकन खाता। आपको एक चीज देखना है, कंपनी को क्या हो रहा है। यदि कंपनी को नुकसान हो रहा है तो नुकसान खाता उधार मींस पुनः मूल्यांकन खाता उधार हो जाएगा, और कंपनी को लाभ हो रहा है तो लाभ खाता क्या हो जाएगा, जमा, मतलब पुनः मूल्यांकन खाता जमा हो जाएगा। बस यही 2 रूल्स आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? 2 रूल्स क्या है, यदि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है मींस लाभ हो रहा है तो लाभ खाते जमा। ओके, आपको पुनः मूल्यांकन खाता किस ओर लिख देना है, जमा की ओर लिख देना है। और सेकंड चीज, यदि कंपनी को हानि हो रहा है तो हानि खाता क्या है, यहाँ पे खर्च या नुकसान खाता उधार, तो आपको पुनः मूल्यांकन खाता क्या लिख देना है, उधार लिख देना है। आगे भी और रोजनामा बाकी है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।